जिसका कोई आरंभ नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई मध्य नहीं, जिसका कोई पार नहीं, उसे ही को तो ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक की यात्रा यानी अंतरिक्ष की यात्रा। अंतरिक्ष नाम है अनंत संभावनाओं का। अंतरिक्ष नाम है कभी न खत्म होने वाले रहस्यों का। अंतरिक्ष नाम है रोमांच, डरावने और जिज्ञासा से भरे एक खाली से दिखने वाले रहस्यों से भरे स्थान का, जिसके अनंत रहस्य हमें और भी ज्यादा इसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। इसलिए मनुष्य सदियों से इसके रहस्य को सुलझाने में लगा हुआ है और आज हम आपको इस अनंत ब्रह्मांड की सैर करवाने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए इस ब्रह्मांड के अनसुने अनकहे रहस्यों को। ब्रह्मांड में समय, स्पेस और मैटर सब कुछ इसी में छिपा है और हमारी पृथ्वी भी इसी ब्रह्मांड में चट्टान का एक घूमता हुआ कण भर है। हमारी पृथ्वी जो कि हमारा घर है और सुख सुविधाओं से भरपूर और आरामदायक है। दोस्तों, अगर आप अपने सारे कामकाज छोड़कर आसमान की ओर नजर डालोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? रात के समय आपको आसमान की विशालकाय चादर में टिमटिमाते तारे नजर आएंगे। रात के समय आप जिन तारों को आसमान में चमकता हुआ देख रहे हो, ये केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से पैच के तारे हैं। यदि हमारी गैलेक्सी को हम एक साड़ी मान लें तो मान के चलिए कि हम जितना अनंत आकाश देख पाते हैं वो सिर्फ इसके एक कोने मात्र में ही समाया हुआ है। हमारी गैलेक्सी में हम बहुत छोटी सी जगह पर रहते हैं और वहीं के तारे हमें दिखाई देते हैं। फिर हमारी गैलेक्सी में बाकी जगह क्या है? क्या ये हमारे ब्रह्मांड के सापेक्ष में हमारी गैलेक्सी का कोई अस्तित्व है या नहीं? चलिए आज हम चलते हैं और जानते हैं इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर का रहस्य क्या है। सबसे पहले पृथ्वी से ऊपर की ओर चलते हैं। अब जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते जा रहे हैं, पृथ्वी हमें बहुत छोटी दिखाई देने लगती है। आज हम पृथ्वी को गोल गोल घूमते हुए भी देख पा रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि इंसान द्वारा ही बनाया गया है। ये 27,580 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। एक दिन के 24 घंटे में ये पृथ्वी के चारों ओर का चक्कर 16 बार लगाता है और ये पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर है। यहां से ऊपर जाने पर आपको इंसानों द्वारा कुछ और चीजें भी दिखाई देने वाली हैं। यह है सैटेलाइट और स्पेस में भेजी गई हजारों सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर काट रही हैं। यहां सैटेलाइट का एक जाल सा बिछा हुआ है, जहां ऊपर जाने से आप पृथ्वी को देखोगे तो आपको बेहद सुंदर नजारा दिखाई देने वाला है। अब हम चांद पर पहुंचने वाले हैं। अब हम चांद पर पहुंच गए हैं और हमसे पहले यहां पर 12 एस्ट्रोनॉट यानी 12 और इंसान आ चुके हैं और हम पृथ्वी से अभी लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर हैं। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स की नजर से बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि कॉमेट्स एस्ट्रॉयड को स्पेस में जला दें ऐसा इसका वायुमंडल नहीं है। इसलिए यहां पर एस्ट्रॉयड सीधे टकरा सकते हैं। शुक्र है कि हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है जो हमें स्पेस से आने वाली ऐसी खतरनाक चीजों से बचाए रखता है। इसलिए हमें हमारी मदर अर्थ को इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। और ये जो आप एक सुनहरे रंग का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना, यह हमारे चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम है, जिसके अंदर प्रज्ञान रोवर मौजूद है और ये यहाँ पर 23 अगस्त को लैंडिंग करने जा रहा है। चांद से थोड़ा ऊपर देखोगे तो आपको चंद्रयान 3 का प्रपल्शन मॉड्यूल दिखाई देगा, जो चांद के ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर चांद के चक्कर लगा रहा है एक गोलाकार पाथ पर। और साथ ही दिखेगा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, जो पिछले 4 सालों से चांद पर रिसर्च कर रहा है और आज भी चंद्रयान 3 की सहायता के लिए ये एकदम तैयार है। इसी ने चंद्रमा के वायुमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की है। इसने यहाँ पर कुछ गैसों को आइडेंटिफाई किया है, जिसके लिए इसे मानव इतिहास और अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में सदा सदा याद रखा जाएगा। जो कारनामा यहाँ पर कई देश इंसानों को भेजकर नहीं कर पाए, वो कारनामा हमारे इस आधे सक्सेसफुल मिशन चंद्रयान 2 ने कर दिखाया है। अब चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट से थोड़ा और दूर चलते हैं। यहां से 100 किलोमीटर आगे जाने पर आपको चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर दिखाई देगा, जो एक इतिहास रचने से मात्र कुछ सेकंड पहले ही एक शूरवीर योद्धा की भांति शहीद हो गया। पर इसने चंद्रयान 3 के रास्ते को आसान बनाया है। इसने चंद्रयान 3 को रास्ता दिखाया है
इसके ये टुकड़े आने वाले लाखों सालों तक इसकी वीरता और हमारे वैज्ञानिकों के साहस की कहानी बयान करते रहेंगे। अब इस जगह से 100 किलोमीटर थोड़ा और आगे चलते हैं, यानी कि हमारे चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट से 200 किलोमीटर दूर, जहां पर लूना 25 लैंड करने वाला था। लूना 25 जो अभी अभी चांद पर उतरने की कोशिश में चांद की जमीन से जा टकराया और एक और साहसी मुसाफिर का यहां पर गिरकर अंत हो गया। ये अंतरिक्ष मुसाफिर थोड़ी जल्दबाजी में लग रहा था, इसलिए ये गलती कर बैठा। इसके टुकड़े आने वाले समय में वैज्ञानिकों को संयम रखने और किसी भी तरह की जल्दबाजी न करने की नसीहत देते रहेंगे। अच्छा होता अगर इसे थोड़े समय बाद चंद्रयान की लैंडिंग देखने और समझने के बाद ही लॉन्च किया जाता। भले ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग में कोई कमी रहती या न रहती, अगर कमियां रहती तो उनसे सबक ले सकते थे, और अगर चंद्रयान 3 सही सलामत उतर जाता है चांद की सतह पर तो उससे ये शिक्षा ले सकते थे। पर अब जो होना था वो हो चुका है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। चांद पर रिसर्च के लिए यहां विक्रम लैंडर उतरने वाला है, जो यहां पर 14 दिन बिताएगा और आपको इसकी जानकारी देगा। हमें तो अनंत अंतरिक्ष में जाना है, इसलिए ज्यादा देर यहां नहीं रुक सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे देखिए, ये हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह वीनस यानी शुक्र ग्रह। इसकी ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के समान है, लेकिन ये ग्रह एक नरक की तरह दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर एसिड की भयानक बारिश होती है और इसके वातावरण में दिखाई देने वाले बादल सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। सूर्य की गर्मी यहाँ आती है लेकिन वहां से वापस नहीं जा पाती, और इसी वजह से गर्मी यहाँ के वातावरण में रह जाती है। यानी कि सूरज से आने वाली सारी गर्मी को ये सोख लेता है और उसे अपने अंदर समा लेता है और फिर अपने आप उबलने लगता है। इस ग्रह पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद है और यहाँ पर कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर हम सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह के पास पहुंच गए हैं। इस ग्रह का नाम मरकरी यानी कि बुध ग्रह है, और इसकी धरती हमारे चांद के जैसी है और वैसे ही नजर भी आती है। वैसे ही गड्ढे, वैसे ही जमीन और वैसे ही धूल। ठीक है, चांद जैसे यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे भी आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ही यहाँ के दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि रात के समय यहाँ का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जहां पर आम इंसान का क्या हाल होने वाला है आप समझ सकते हैं। ऐसे में कैसे कोई जीव वहां पर पनप सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, ये तो थी रात की बात। अब थोड़ा दिन में भी आ जाते हैं, और वहां दिन के समय में तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आप अंदाजा लगाइए, इतने ज्यादा तापमान में कैसे कोई जीव पनप सकता है। ऐसे तापमान में तो कीटाणु जीवाणु से लेकर कुछ भी पनपना असंभव है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं और हम पहुंच गए हैं हमारे जीवनदाता सूर्य के पास। सूर्य इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को नियंत्रण करती है, और इससे निकलने वाली लपटें इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि सूरज की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर तक चली जाती हैं। हमें यहाँ रुकना नहीं है बल्कि आगे बढ़ना है। अब इसे देखिए, ये है पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह मंगल। इसकी धरती लाल होने की वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसकी सतह का रंग हल्का लाल है क्योंकि इसकी सतह में लोह कण बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा वैज्ञानिक इसी ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मंगल ग्रह पर हमारा अतीत छिपा हुआ है। उन्हें लगता है कि किसी समय में मंगल पर जीवन रहा होगा जो आज पृथ्वी पर पहुंच गया है। यहाँ पर भी नदियां मौजूद थी, इसका एक अपना वातावरण था और यहाँ भी कभी जीवन पनपा था। हालांकि आज ये ग्रह वीरान पड़ा है और वैज्ञानिक यहाँ सूक्ष्म रूप में जीवन बसाने में जुटे हुए हैं। एक ऐसा समय भी था जब धरती शुक्र ग्रह की तरह आग की लपटों से घिरी हुई थी। उस समय हो सकता है कि यहाँ पर जीवन रहा हो। यहाँ से आगे की यात्रा हमारी थोड़ी और डरावनी होने वाली है। यहाँ आपको बड़ी बड़ी विशालकाय चट्टानें देखने को मिली हैं और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानें अगर आपस में जुड़ जाएं तो इनसे एक बड़े ग्रह का निर्माण हो सकता है। हम पृथ्वी से इतनी दूरी पर हैं कि यहां से पृथ्वी आपको एक सूक्ष्म बिंदु की तरह दिखाई देगी। अंतरिक्ष की गहराई में आगे बढ़ने पर यह पृथ्वी हमारी आंखों से ओझल होने लगती है। अब हमें इसे देखने के लिए किसी टेलीस्कोप या दूरदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम पहुंच गए यूरेनस पर। जब तक टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था तब हमें यूरेनस और नेपच्यून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नेपच्यून हमारी सौर व्यवस्था का सबसे आखिरी ग्रह है। सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है, इसलिए नेपच्यून के बाद भी सिस्टम खत्म नहीं होता। सोलर सिस्टम की गहराई में आगे बढ़ने पर अब हम कुइपर बेल्ट में पहुंच चुके हैं।
ये पिछली एस्टेरॉयड बेल्ट से 30 गुना चौड़ी और 200 गुना ज्यादा फैली हुई है। प्लूटो, जो कि ग्रह से बेदखल किया जा चुका है, वह भी अब इसी बेल्ट का हिस्सा बन चुका है। कुइपर बेल्ट से आगे चलने पर हमें सूर्य का सबसे दूर ऑब्जेक्ट सेंड्रा, जिसे एक बौना ग्रह कहा जाता है, इस ग्रह की खोज 2003 में की गई थी। इस सूरज का चक्कर लगाने में 10,000 साल का समय लगाता है। अब हम सोलर सिस्टम से बाहर निकलने वाले हैं और इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचकर आपको वोराइजन 1 स्पेसक्राफ्ट दिखाई देगा और इंसानों द्वारा सबसे दूर बनाई गई चीज है। ये पृथ्वी से 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है और अभी भी इसकी यात्रा उसी गति से निरंतर जारी है और इसने अंतरिक्ष काफी ज्यादा सवालों के जवाब दिए हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं और यहां से आपको सूरज एक तारे की तरह दिखाई देने वाला है, जबकि पृथ्वी तो कहीं गायब सी हो गई है। इसका कोई नामो निशान तक नहीं है। इस जगह पर भी सूर्य की ग्रेविटी को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ कॉमेट्स सूर्य की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं और इन धूमकेतुओं में इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि अगर ये इकट्ठा हो जाए तो पृथ्वी से बड़े गहरे सागरों का निर्माण कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर अधिकांश पानी इन कॉमेट्स के जरिए ही आया है। इस जगह के बाद सूरज की ग्रेविटी कम होने लगती है और यहां से आगे शुरू होती है एक रहस्यमय यात्रा। यहां आपको इस कदर अंधेरा दिखाई देने वाला है कि आंखें खोलकर भी आप कुछ नहीं देख सकते और यहां कुछ भी देखने के लिए इंस्टा रेड विजन की जरूरत पड़ेगी। यहां पर अरबों तारे और हमने अपने सबसे नजदीकी तारामंडल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है अल्फा सेंटोरी और इस तारामंडल में 3 तारों का समूह है। इस तारामंडल में अभी और ग्रहों का जन्म होना बाकी है। अब हम पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष की दूरी पर आ चुके हैं। प्रकाश वर्ष यानी कि 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। अंदाजा लगाइए, जो प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह 20 वर्ष में कितनी ज्यादा दूरी तय कर चुका होगा। यहाँ पर अरबों तारे हैं और इनकी यात्रा करना तो बहुत दूर की बात है। इन्हें गिनना भी असंभव है। असंभव मतलब इनकी कोई गिनती ही नहीं है। इसलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर आ जाते हैं। अब हमने इंटरगैलेक्टिक स्पेस में प्रवेश कर लिया है। यहाँ हमें दूर दूर तक अरबों गैलेक्सियां दिखाई देने लगी हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे हैं, हमें अन्य गैलेक्सियों के झुंड दिखाई देने लगे हैं। यहां से आगे बढ़ने पर हमें कई तरह के सुपर क्लस्टर दिखाई देने लगते हैं। यह हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है और यहां हमारी यात्रा खत्म होने वाली है। तो फिर क्या हम हमारी यात्रा खत्म कर चुके हैं या इतना बड़ा ही हमारा ब्रह्मांड? जैसे कि अभी हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी ज्ञात ब्रह्मांड पे हैं और यहां से आगे भी कुछ और है जो बहुत ही बड़ा और बहुत ज्यादा विशाल है, लेकिन वहां से हम तक कोई प्रकाश नहीं आ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की तरह और भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हो सकते हैं, लेकिन वो हमारी पहुंच से इतने ज्यादा दूर हैं कि हम अपने जीवन काल में उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना कहना सही होगा कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड का आखिरी हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके बाहर भी बहुत कुछ है। आखिर वो क्या हो सकता है? इसके बारे में क्या कहना है आपका? अपनी राय देकर जरूर बताएं। क्या आपको महसूस हुआ कि आप इस ब्रह्मांड में कितने छोटे जीव हैं, या फिर हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में कितनी छोटी सी है? इसलिए आपको ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है या जिसे आप बहुत बड़ा समझते हैं, वो इस ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। क्या आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।